Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the new section of the chapter Constitutional Design, that is Making of Indian Constitution. साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया में भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में कॉन्स्टिट्यूशन बना। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये कोई इजी अफेयर नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना देना। इसके अलावा इंडिया उस समय गुलामी से आज़ाद हुआ था। इंडिया में रहने वाले लोग गुलाम से अब भारतीय बन रहे थे, सिटीजनशिप पा रहे थे। इसके अलावा एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पार्टीशन से इंडिया बाहर आया था। इस पार्टीशन में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग वायलेंस में, पार्टीशन जो वायलेंस हुआ था उसमें मारे गए थे। और ब्रिटिशर रूलर ने इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास भी एक बहुत ही खतरनाक चॉइस दे के रखी थी। हाँ, वे प्रिंसली स्टेट के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, अगर वे चाहे तो इंडिया में जुड़ जाए या फिर चाहे तो पाकिस्तान में, या अगर चाहते हैं तो वे इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना वो बहुत ही डिफिकल्ट और अनसर्टन टास्क था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए इंडिया का फ्यूचर उस तरह सिक्योर नहीं लग रहा था जिस तरह ये आज था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर had anxiety about the present and the future of the country. So student, we will see how the path to constitution has achieved. द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह साउथ अफ्रीका में स्थिति थी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की स्थिति उससे ज़्यादा अच्छी थी। उनके पास कुछ एडवांटेजेस थे। उन जो डेमोक्रेसी थी इंडिया की, उसको अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके से बनी हुई हैं, क्योंकि जो आइडियाज़ या स्टेप्स हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा नेशनल मूवमेंट आज़ादी के लिए था वो सिर्फ फॉरेन रूल को ख़त्म करने के लिए ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी और एक ऐसे पॉलिटिक्स में अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने का भी था जो एक आदर्श समाज की ओर हमें ले जाए। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, ये जो रास्ता हमने फ्रीडम के लिए चुना था कि सिर्फ हमें फॉरेन जो रूलर्स हैं उनसे आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो एक नई और इंडिपेंडेंट सोसाइटी भी क्रिएट करनी है अपनी आज़ादी के बाद। ओके, तो ये जो डिफरेंस था, आज़ादी के समय फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सी चीज़ें थी, ऐसे बहुत से ओपिनियंस थे जिनमें बहुत से मतभेद हुए फ्रीडम फाइटर्स के बीच में। ठीक है, और ये डिफरेंस आज भी एग्जिस्ट करता है, पर कुछ बेसिक आइडिया था जिसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, जैसे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसीज, मोतीलाल नेहरू के अलावा 8 और कांग्रेसी लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ड्राफ्ट किया था 1928 में, आज़ादी के पहले। ठीक है, पर वो लागू नहीं हो पाया था। कांग्रेसी ने एक्सेप्ट नहीं, ब्रिटिशर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था और वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर 1931 में भी कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया के आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसका कुछ लुक अलाइक शेड बनाया। ठीक है, इन दोनों जो डॉक्यूमेंट्स थे जो मोतीलाल नेहरू ने बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और कराची कमीशन सेशन में, ठीक है, कराची सेशन में जो डॉक्यूमेंट पेश किए थे, डॉक्यूमेंट में कुछ बातें सिमिलर थी। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी,
राइट ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ अ राइट ऑफ अ माइनॉरिटीज़। ये बहुत से कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन थे, और इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला भी है। आज़ादी के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से डाला गया है। इसके अलावा जो बेसिक वैल्यू, ठीक है, जो ऑल लीडर मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट, ठीक है, और भी कुछ बेसिक वैल्यू थे जिनके बारे में डिस्कस करके इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसके अलावा फैमिलियर विद द पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। तो इंडिया बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुका था जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कॉलोनियल रूल का। ब्रिटिश लोगों के साथ काम करके उन्होंने एक अच्छा डेवलपमेंट और एग्रीमेंट कर लिया था इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का। वो जानते थे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसे लागू करना है और किस तरीके से लोगों को सिखाना है, ठीक है। हाँ, माना कि वोटिंग जो राइट था वो कुछ लोगों का था उस समय, पर उस समय इंडिया के लोग जान चुके थे कि वोटिंग है होती क्या है, उसके फ़ायदे क्या है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो ब्रिटिशर लोगों ने पर एक वीक लेजिस्लेचर बनाया, क्योंकि और ऑलमोस्ट हम जानते हैं अगर कम लोग वोट करेंगे, कुछ लोगों को ही वोट का अधिकार होगा, तो इतना मजबूत लेजिस्लेशन नहीं बन सकता। इसके अलावा 1937 में जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हुए और उसमें जो मिनिस्टर्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन काम करते थे, ठीक है, तो उन लोगों ने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस था जो उन्होंने प्रोविजनल लेजिस्लेशन में गेन किया था, वो इंडियन लोग को अपना लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूट बनाने में, उसे सक्सेसफुल करने में बड़ा यूज़फुल हुआ, ठीक है। तो कंट्री जो थी ऑलरेडी जानती थी कि इंस्टीट्यूशनल काम कैसे करती है और किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, ठीक है, और है ना, बनाया जाना चाहिए और कैसे काम करती है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इंस्टीट्यूशनल जो डिटेल थी, किस तरीके से उसका प्रोसेस करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट 1935 का जो का तो उतार करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा जो फ्रेमवर्क था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक अनदर बेनिफिट हमको मिला, क्योंकि जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि वे बहुत सी कंट्रीज़ जो थी वो उनके टर्म्स पढ़ चुके थे। जो लीडर्स थे वो ऑलरेडी इंस्पायर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से। ओके, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटेन की, जो बिल राइट है यूएसए का, इसके अलावा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, जिन्होंने इंडियन को इंस्पायर किया था कि जो सिस्टम जो बेस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो सोशल और इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने उन्हें बहुत सिंप्लीफाई किया। हमने जो का तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया, हमने जो सही है, जो इंडिया के हिसाब से एडजस्ट हो सके उस तरीके का प्रावधान हमने इंडिया में डाला। उसमें कुछ हमने बदलाव भी किए उन सारे प्रोविज़न में। तो अब जो क्वेश्चंस थे कंट्री में, जो हमारी कंट्री में सूट हो सके, उन सबको ही हमने लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कैसे बनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इसका ब्रीफ स्केच देख सकते हैं कौन कौन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपका नाम ले लेता हूँ, आप बुक में इनके बारे में दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो नाम दिए गए हैं देख लीजिए, साइड में दिए हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णाचारी,
राजेंद्र प्रसाद, ओके, जयपाल सिंह, H.C. मुखर्जी, जी दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो चेयरपर्सन बने, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सोमनाथ लहरी। तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के सदस्यों के नाम है, पूरे नाम भी नहीं है, कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए कि कौन थे और किस तरीके से इन्होंने अहम भूमिका निभाई कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने में, ओके। तो हम आते हैं आगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ कैसे, ठीक है। तो ये जो चारों सदस्य थे, इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिनके नाम इस बुक में मेंशन नहीं है, इन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, ठीक है। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, ठीक है। पर दिसंबर में इनकी पहली मीटिंग होनी थी, पर ये दिसंबर में होता, उससे पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न का फैसला हो चुका था। और इस डिवीज़न के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी 2 हिस्सों में बट गई, ठीक है। बहुत से जो सदस्य थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वे पाकिस्तान चले गए और उन्होंने अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, जो बटी हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, एक को काम मिला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और दूसरे को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम मिल गया। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उस पर टोटल अब 299 मेंबर्स बचे थे, ओके। तो हमारे जो असेंबली है, उन्होंने 26 जनवरी 1949 तक अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से बना लिया गया और उसे अडॉप्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। पर इसे पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। इसी कारण 26 जनवरी रिपब्लिक डे एवरी ईयर हम मनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस 6 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सी चीज़ें घटी, ठीक है। इन लोगों ने बहुत सी चीज़ों को नोट डाउन किया, रीज़न देखा कि क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेंबर्स के व्यू को ही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एक्सप्रेस भी करेगा कि इंडिया किस तरीके से अपने फ्यूचर को देखता है और वो आगे किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि वे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, वे जानते थे कि बहुत सी कंट्रियों में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया है, एक बार बना फिर दोबारा बनाया गया, क्योंकि बहुत से लोग एग्री ही नहीं हो पा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें डाले जाए, क्या नहीं डाला जाए, बहुत सी कंट्री पर। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, बेसिक रूल को वे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे दूसरे देश वाले, ठीक है। पर इंडिया जो था, मैंने आपको बताया, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि बेसिक रूल के लिए हमारी मेजॉरिटी पहले से फिक्स थी कि हमको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके अलावा जो सोशल ग्रुप्स है और पॉलिटिक्स पार्टी थी इंडिया में, वे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके थे जो बेसिक रूल हम लोग को इंडिया में चाहिए था। कुछ कंट्रियों में तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, सिर्फ एक किताब की तरह लिया जाता है जिसको फॉलो ही नहीं करते। पर इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो बहुत ही अलग थे, ठीक है। क्योंकि हम आधे सालों से ज़्यादा से हम देख रहे हैं, मोतीलाल नेहरू के साथ 1928 से ही हम इस काम पे लगे हुए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसे ड्राफ्ट होगा, चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज हम इन चीज़ों को कर भी रहे थे, ओके। तो जो इसके अलावा जो सेवरल ग्रुप्स थे, क्वेश्चंस ऑफ प्रोविजंस
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब भी उठे, सवाल उठे, हमने उनके जवाब, लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उन्होंने जवाब दिया, बताया। पर आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कई सवाल उठते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, पर ये सवाल इतने बड़े या इतने बड़े पैमाने में नहीं होते, या पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े पैमाने नहीं करती कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इट्सल्फ, हमारा जो संविधान है, वो पूरा सवाल के घेरे में आ जाए। ठीक है, हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें सवाल उठते हैं, जिस पे विवाद होता है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे विवाद आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, कि ऐसे में बताया कि हमारे को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखना पड़े। तो ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा कारण, ठीक है, दूसरा कारण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे इंडिया में रहने वाले, ये लोग भले ही एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा नहीं चुने गए थे, पर ये इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग चुने गए थे, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग चुने गए थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, वे डायरेक्टली तो हम लोगों ने नहीं चुना था, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना नहीं गया था, क्योंकि लोगों को उस समय पता भी नहीं था कि वोटिंग देनी कैसे, किस तरीके से वोट दिया जाता है। हम उस समय आज़ाद ही हुए थे। ठीक है, हम उस समय आज़ाद ही हुए थे, हमें आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है वो मेंबर का, वो जो प्रोविजन लेजिस्लेचर ऑलरेडी काम कर रही थी, उन्होंने ही ये नाम दिया था, जो अलग अलग जोग्राफिकली एरिया शेयर किया करती थी। मेंबर जो है वो जोग्राफिकली शेयर करती थी, वो हर रीजन से, इंडिया के हर रीजन से यहाँ में मेंबर शामिल थे। तो जो असेंबली बनी उसमें वैसे ज़्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, क्योंकि यही पार्टी उस समय फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि कांग्रेस का ही पूरा दबदबा रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग था, ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप थे कांग्रेस के अंदर जिनका ओपिनियन अलग था, कांग्रेस से बिल्कुल अलग। इन सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल किया गया। ठीक है, इन सबको कांग्रेसियों ने, कांग्रेस जो है उन्होंने असेंबली में शामिल किया। इसके अलावा जो सोशल टर्म था असेंबली को रिप्रेजेंट करने वाला, हर लैंग्वेज को बोलने वाले ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के लोगों को हमने असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल किया गया। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा चुने भी जाते हमारे मेंबर, तो इससे डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। ठीक है, हम भी इसी तरीके से लोगों को चुनते ताकि सब लोगों की बात हो सके। ठीक है, तो फाइनली जो मैनर आया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क कर सका। ये एक अच्छा मैनर था कि हमने हर एक लोगों की बात सुनी और रखी भी। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो सिस्टमेटिक, ओपन और कंसेंसुअल मैनर से काम कर रही थी। बेसिक जो प्रिंसिपल था वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया, उसके ऊपर सब एग्री भी हो गए। लेकिन ड्राफ्टिंग जो कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पेश किया। बहुत से राउंड ऑफ डिसीजन हुए, कई राउंड लगे, कई बार डिसीजन हुआ, कई बार डिस्कशन हुआ इस चीज़ों के ऊपर कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में रखा जाएगा, क्या क्लॉजेज डाले जाएंगे, क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज़ों की जांच पड़ताल हुई, उसमें बहस हुई, इसमें प्रश्न उठे, उनके जवाब ढूंढे गए, उनका कोई दूसरा तरीका ढूंढा गया। इस तरीके से करीबन 2000 अमेंडमेंट कंसीडर्ड किए गए बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल 3 साल तक बहस चली। इस 3 सालों में जो बहस के दिन थे जिसमें डिस्कशन हुआ वो था 114 डेज़ तक ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया। साथ में जो बहस हुई उस सारे बहस को बाकायदा लिखित रूप में रिकॉर्ड करके प्रिजर्व किया गया है, ताकि
कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात, ठीक है, इसे जो रिकॉर्ड किया गया है उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से जाना जाता है। ये 12 वॉल्यूम की किताबें हैं, ठीक है, 12 वॉल्यूम किताबें जिसमें सारी बहस को बाकायदा नोट डाउन किया गया कि कौन किसने क्या क्या चीज़ें कही है, कौन फेवर में था कौन नहीं था, किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया था, ताकि आगे जा कर के अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में सुधार करना हो या बदलाव करना हो या कुछ भी चीज़ें जोड़नी हो तो हम इस वॉल्यूम को पढ़ सके, समझ सके, जान सके कि उस समय किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और क्या क्या बनाया गया था, और इस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। ओके स्टूडेंट।